नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संसद में बोले जाने वाले कुछ शब्दों को असंसदीय शब्दों की श्रेणी में रखे जाने को लेकर विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, विश्व गुरु की नई सलाह, धरना मना है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। अब आगे क्या विश्वगुरु। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी से, दीपचंद राठौर कांग्रेस से और इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले खेमचंद जी आपके पास आएंगे। खेमचंद जी, ये रोज़ नए प्रतिबंध, रोक रोक रोक, ये रोकने से क्या हो जाएगा? संसद भवन परिसर में अब धरना और प्रदर्शन की भी मनाही हो गई है, तो विपक्ष बाहर अंदर सब जगह कहां पर आवाज उठाएगा? खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है तो सुन लिया होगा सवाल तो आपने। आज एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे प्लीज। चलिए सुन लीजिए। सवालों को भी नहीं सुन पा रहे हैं आप, जो जरूरी सवाल है उनको भी नहीं सुन पा रहे। ये जो रोक लगा दी है आपने भाई धरना प्रदर्शन पर, संसद में ये शब्द नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, और कुछ कार्रवाई हो जाए तो बाहर धरना प्रदर्शन नहीं करना है, विपक्ष का क्या करना चाहते हैं आप? ये रोक हमने नहीं लगाई है। अच्छा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं। लगातार वर्षों से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, जो प्रोसीडिंग में देखा गया है कौन से शब्द जिनकी परसेप्शन खराब है, जिनसे माहौल खराब होता है, जिनका अच्छा नहीं है, उनको सूची में डाला गया है जो पार्लियामेंट में नहीं यूज करनी चाहिए। और ये सब पे अप्लाई होगा। ये पक्ष के एमपीज पे भी अप्लाई होगा, विपक्ष के एमपीज पे भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के एमपीज पे अप्लाई होगा। इसमें वो शब्द भी है जिनसे विपक्ष जो है बहुत ज्यादा खार खाता है, जैसे बच्चा बुद्धि। अब ये सारे डाला है देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है, रोक लगाई है। लोकसभा वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी, भिन्न पीठासीन अधिकारी, उनका क्षेत्र है। राज्यसभा में जो राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, उनका वो है। ये सब लोग आपस में मिलके इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, प्रोसीडिंग है, उसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है और ये रूल जो बने वो सब पे लागू होंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, जो पार्लियामेंट परिसर है वो डिस्कशन के लिए है, संवाद के लिए, बातचीत के लिए है, वो धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है। धरना प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगह है, डिफाइंड जगह है, वहां पे किया जाए। आप पार्लियामेंट में यदि धरना प्रदर्शन करेंगे तो कानून कहाँ बनेगा, काम कहाँ पे होगा, डिस्कशन कहाँ पे होगा, विचार कहाँ पे होगा, कानून कहाँ पे बनेंगे? वो सबके हित में है। और हमने देखा है पीछे किस तरीके से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश पार्लियामेंट में की गई, सीधे सही नहीं है। तो सरकार पे इसका आरोप प्रत्यारोप लगाना वो भी गलत है। और सबसे बड़ी बात विपक्ष की, आप देखिए किस तरीके उनकी मानसिकता है, किस तरीके से उनका दिवालियापन है कि वो इस तरीके के लाइट मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। अगर उन्होंने संवाद किया होता, लोगों से बातचीत की होती, तो गए होते तो जो जनता से जुड़े होते हैं उनको उठाते, उनकी बात करते। आज 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन देश में लग रही है। आज जो थर्ड जो बूस्टर डोज है वो भी सभी को फ्री लगने वाली है, उन पे बात करते। आज देश की जो, अब देखें देश में विदेश में, उससे बात करते। बस आपका यशगान करते रहे विपक्ष, सवाल नहीं पूछा। बात बोलिए, हमारा करें, हमें इच्छा नहीं है। हम वो लोग हैं जो देश को प्रथम लेके चलते हैं, जनता को प्रथम लेके चलते हैं। हमारे बारे में मत करो। मोदी जी ने तो कहा जितना बुरा बोल सकते हो मेरे को बोलो, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं रोक तो रहे हैं आप, फिर रोक रहे हैं, बोलने कहाँ दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। बिल्कुल रोक रहे हैं भाई आप। नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं और ना ही हम रोकेंगे। और ये रोक रहे हैं और सत्याग्रह से भी रोका जा रहा है। मैं आऊँगा आपके पास। दीपचंद राठौर जी, कैसे लगता है इस दृश्यों को देखकर कि तमाम आदेश बाहर से भीतर तक प्रतिबंध ही प्रतिबंध? देखिए, आप जनरल
चंद्रशेखर जी, आज भारत में गुरु का लेटेस्ट फरमान आया है, धरना मना है, धरना मना है। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसमें भी अब तो सांसद होते हैं, उनके ऊपर उनकी अभिव्यक्ति के ऊपर रोक लगा दी गई है। पहले तो बोलने पर रोक लगाएगी, अब भूख हड़ताल, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो मैं खेमचंद भाई से पूछना चाहूंगा, ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 2014 से पहले अभी तो भारत में कुछ है ही नहीं, मोदी जी के आने के बाद सब कुछ हुआ, धरती चलती थी, इन्होंने आकर बोल कर दी है। ये तो बात इस तरह की कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है चंद्रशेखर जी, जो व्यक्ति अलोकतांत्रिक होता है और अहंकारी होता है, जो तानाशाही प्रवृत्ति का होता है, वो उसी से डरता है जो उससे नहीं डरता है। तो ये बात यहाँ आके फंसती है। लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं कि मेरी सरकार को ऐसे शब्द क्यों नहीं कहे भाई। कई शब्द तो व्याकरण के शब्द है, जो शब्द ऐसा संदेह वही होता है जो पहले अमराजित संधि में आता हो। ये लोग सदन के अंदर बोलने से भी रोक रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने से भी रोक रहे हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा, महंगाई को भी आप ऐसा संदेह कर दीजिए, बेरोजगारी को भी ऐसा संदेह कर दिए, नोटबंदी को भी आप ऐसा संदेह सब कर दीजिए, चीन को भी कर दीजिए, हमारे दो के नाम को भी, इससे भी आपको चुभन है, अंडा की अंबानी बोलने से भी आपको चुभन है, इस पे भी ऐसा संदेह कहते हैं। बात ये नहीं है, आज क्या है, आपने देखा होगा कि 18 जुलाई से पहले मानसून सत्र चलने वाला है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। मोदी सरकार विपक्ष को बोलना ही नहीं देती और जो बोलता है उसके ऊपर केंद्रीय एजेंसी लगा देती है, जैसे ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स इत्यादि। इस बीच में ऐसे शब्दों की सूची भी जारी हुई है और लोकसभा का ये हवाला दे रहे हैं। तो ठीक है, लोकसभा के अंदर सचिवालय ने ये पारित किया, चलो ठीक है। जुमला जीवी, बाल बुद्धि, जुमले किसने कहा था? आपके गृह मंत्री जी बोलते थे ये जुमला है, 15-15 लाख रुपए जो जनता आपने वादे करे थे विवाद में, आपने कहा जुमला है। और ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये आपने काले कानून जो लेकर आए थे, किसानों को आपने क्या कहा? खालिस्तानी आपने कहा, किसने कहा ये खालिस्तानी शब्द? ठीक है, आप लोगों ने कहा ना। चलिए मैं आऊंगा, पार्टियां तो नहीं कहा। आऊंगा दीपचंद जी, दीपचंद जी मैं आऊंगा आपके पास। आप अपने गृह भवन में जाइए, ठीक है, आप क्या कहने जा रहे हो? आप देश, मोदी जी कितने झूठे बातें करते हैं आपको पता है? वो शॉर्टकट की बातें तो बहुत करते हैं, झूठे वादे करना, झूठे सपने दिखाना, किसानों की आय आमदनी पर हो जाएगी, 2022 में सबका मकान मिलेगा, ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के सरकार को तोड़ना, ये भी समझना काम है। शेखावत द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई के डायरेक्टर के मोबाइल में सेंध लगाते हो, सरकारी संपत्ति को बेचते हो, टैक्स वसूली करते हो, तो इसमें एक शब्द नहीं बोला। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है दीपचंद जी, दीपचंद जी मैं आऊँगा आपके पास, एक बार क्रम पूरा हो जाए मैं आऊँगा आपके पास। इंदुकांत जी देखिए, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है कि एक बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता जैसे होती है वैसे एक प्रतिद्वंदी जीत गया है। अब जो जीता हुआ व्यक्ति है वो फिर अपने बाजू फुलाकर इंची टेप से नाप दिलवा रहा है, बताइए कितने ज़्यादा हैं। इससे और बाकियों में और भय पैदा हो रहा है। क्या लगता नहीं है कि ये रास्ते बहुत ठीक हैं कि आप गांधी प्रतिमा के नीचे संसद भवन परिसर में धरना नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर जी देखिए, कई बार क्या होता है कि जब बहुत सी बातें, बहुत से तरीके एक सीमा से बाहर हो जाती हैं तो इस तरह के नियम कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो वास्तव में जो उच्च सदन है जहाँ से आज इस ढंग का सर्कुलर आया है, वो तो उसको बड़े लोगों का सदन मानते हैं उसको, जहाँ पे समझदार लोग होते हैं। जैसे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया था, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ समझदार पढ़े लिखे लोग और विभिन्न विषयों के क्षेत्रों के विशेषज्ञ आते मैं हैं। इंदुकांत जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हूँ। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, लेकिन ठीक है, मर्यादा को तो लांघा जा रहा है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष को भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष को बाधित कर देना चाहिए? देखिए, एक पॉलिटिकल थ्योरी है कि थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस, चीजें इसी में से निकलती हैं। न तो जिस तरह का संसद का दुरुपयोग होता था, जिस तरह से वहाँ मारपीट कई विधानसभाओं में आपने देखा है,
इलेक्शन का एक स्थल बन गया था, अनशन, धरना, प्रदर्शन। और आप देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में कुछ विधानसभाओं में नमाज अदा करने की शुरुआत हो गई। तो इसलिए आपने देखा होगा जो सर्कुलर है उसमें धार्मिक आयोजन शब्द भी जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं। उसका प्रसंग हम ये देखते हैं कि शायद यही होगा कि कोई यहाँ पे पता चला कि नमाज अदा करने का काम न शुरू कर दे, कोई हनुमान चालीसा का पाठ न शुरू कर दे, इसमें का विवाद ना आए। इस स्थिति से बचने के लिए सर्कुलर में ये भी चीज डाल दी गई, आपने देखा होगा। अब मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है, संसद को और विधानसभाओं को राज्यों में लोकतंत्र का मंदिर मानते, सबसे बड़ा मंदिर, उस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक अधिकारों को जितना जिंदा रखा जाए, जितना वाइब्रेंट जीवंत रखा जाए, उतना अच्छा है। अब आप ये देखें कि लोकतंत्र के मंदिर में क्या क्या होता है। जैसे मंदिर में एक भक्त जाता है या मस्जिद में एक भक्त जाता है तो वो पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, भगवान से मिन्नत भी करता है, मांग भी करता है। और जब भगवान नहीं मानते हैं तो वहाँ कई बार लंबे समय तक बैठ जाता है आराधना के लिए कि जब तक हमारी ये बात नहीं पूरी होगी हम उठेंगे नहीं। तो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, वहाँ पे अगर लगता है किसी सांसद को कि उसकी बात ढंग से नहीं सुनी जा रही है, उसके हक को मारा जा रहा है, उसकी बात पूरी नहीं हो पा रही है अंदर, या फिर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो जिन मुद्दों पर चाहता है बहस करना उसमें बहस नहीं करा रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं आवाज दबाई जा रही है, तो बाहर आप जानते हैं मीडिया कवरेज के लिए होता है, तो अपनी बात रखने का मीडिया के सामने, और साथ में एक परंपरा सी बन गई है कि लोग अपना ये गांधी प्रतिमा के सामने आसपास परिसर में अपना अनशन और धरना इतना तक तो चलता रहा है। और ये सभी विधायिकाओं में जितने भी विधानसभा है, विधानमंडल है देश भर में और संसद में एक परंपरा की तरह से चलता रहा है। अब उसको अगर आप बंद करने का प्रयास करेंगे तो एक बार को ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं आप लोकतांत्रिक सिस्टम में, व्यवस्था में जो सांसद है उन्हीं का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उतना उचित नहीं प्रतीत होता है। अब लेकिन ये स्थिति, इतनी अप्रिय स्थिति आई कैसे? आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी परंपरा सी बन गई है कि लोग संसद के अंदर बहस नहीं करते हैं और सारी बहस, सारा धरना प्रदर्शन संसद के अंदर, सदन के बाहर परिसर में किया जाता है। तो इससे संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर जो स्वस्थ बहस होती है उसकी परंपरा खत्म होती जा रही है। तो अब ये प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि धीरे धीरे करके लोग अंदर के बाहर ही फोकस रखते हैं। और हमारे मीडिया के भी अधिकतर लोग कवरेज के लिए बाहर खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं कि विपक्ष अंदर तो नहीं बोलेगा, बाहर ही बोलेगा, बाहर उनकी बाइट लेनी है, बाहर उनसे बात करनी है। अब हालात ये हो गए हैं कि कुछ विधानसभाओं में लोग बैलगाड़ी से आने लगे अपना प्रदर्शन करने के लिए, लोग और भी कई तरह की चीजें करने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। जब अंदर सदन के फाड़ते थे वहां रोक लगी तो बाहर फाड़ने लगे। तो इस ढंग की चीजों को जो एक लोकतंत्र का मजाक बन गया, जैसे देखिए स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता नहीं होता है, तो अब उसको रोकने की दृष्टि से हमें लगता है ये सर्कुलर लाया गया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पहले ट्रेडिशन था, जो स्वस्थ परंपरा है बहस की, जिसमें विपक्ष को पूरा अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष सत्ता आनी जानी है। विपक्ष में आज तक अधिकतर भाजपा और अन्य राजनीतिक के दल ही रहे हैं, सत्ता में कांग्रेस रही है जो अभी इतना इसको लेकर के शोरगुल कर रही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं तय है कि कल को विपक्ष में भाजपा नहीं आएगी। तो आप ऐसी ही परंपरा बनाएं कि आपको अपनी बात रखने के लिए अब आपको भी स्थान वहां उपलब्ध रहे जब आप विपक्ष में कभी जाने की जरूरत पड़ जाए। ठीक बात। तो इसमें आप परंपरा को कायम रखें। हाँ, आपने धार्मिक आयोजन पे रोक लगाया, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक लिमिटेड टाइम के अलावा, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार 2-3 दिन का वहाँ धरना रख दिया गया था गांधी प्रतिमा के सामने, उससे अव्यवस्था पैदा हो सकती है। तो आप ये कर सकते हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा है उस काल अवधि के बाद वहाँ कोई धरना प्रदर्शन कंटिन्यू नहीं कर सकता है, आप बिल्कुल बैन कर दें। ये ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल विस्टा में जाने से पहले सांसदों को तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं कि कैसे वहाँ रहना है, और जो विपक्ष है उसको भी ऐसा बना दिया जा रहा है कि ये भी सत्ता पक्ष का भी पार्ट है? ऐसा तो नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं होता, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। ये तो आप मान कर रहे हैं परमानेंट कोई होता नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारा देश चलता रहे, हमारा देश आगे बढ़े, उसमें विश्वास रखती है। और जो नई पार्लियामेंट बन रही है वो हमारे देश का गर्व होगा। और हमने देखा जिस तरीके से हमारा जो चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो उनका सबके सामने हम तो कोई रखा जिक्र गया ही नहीं है। कर रहे हैं, हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती तमाम चीजें बीच में ला रहे हैं। हम जिसका जिक्र नहीं कर रहे हैं उसको भी आप जिक्र करवा रहे हैं। आपने इसमें बीच में रखा और सेंट्रल विस्ता को आपने रखा, तो इसीलिए मैंने उसका आपके साथ जिक्र किया। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने तो इतना सवाल पूछा है खेमचंद जी कि भाई सांसदों को वो तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा में कैसे रहना है, और वो तौर तरीके आप जिस तरह कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष का भी पार्ट बन के रह जाएगा। साहब, आप एक बार सेंट्रल विस्ता की बात करते हो, दूसरा जब मैं बात रखता हूँ तो आप उसको रोक देते हो। सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सवाल को आप किसी भी तरह ले लें, सवाल तो पूछा। आप एंकर हो, आपका अधिकार है, मेरे को बोलने दीजिए कृपया, अगर आपका सवाल हो गया है तो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं किसी को सिखा रही है, ये संसदीय परंपरा है। और उस संसदीय परंपरा में अच्छी रीति नीति, अच्छी परंपराओं का पालन बहुत जरूरी है। और भविष्य में भी ऐसी परंपराएं चलें ताकि वहाँ पे सार्थक चर्चा हो, सार्थक तरीके से हम लोग बातचीत करें। और विपक्ष का जो काम है कि सरकार ने जो योजनाएं लाई हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट या उसमें जो सजेशन, उसमें जो अमेंडमेंट, जनता की जो बातें, जनता की जो राय है, जनता के साथ जो उन्होंने संवाद किया, जो फीडबैक है, वो संसद में रखें, जनता की आवाज बने। और सरकार उस पर चर्चा पर चर्चा करती है। सरकार उसमें जो भी चीज ऐसी लगती है जो बदलना चाहिए, जनता की राय है और उसको अमेंड करना चाहिए, वो करेगी। तो चर्चा पर चर्चा हो, वहाँ पे हो हल्ला ना हो, वहाँ पे धरना प्रदर्शन ना हो, वहाँ पे अराजकता का माहौल ना बने जैसे पीछे बनाने की कोशिश की गई थी। तो इसके लिए जो पीठासीन अधिकारी हैं, और पीठासीन अधिकारी उसमें लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपसभापति हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, और भिन्न पार्टियों के जो सीनियर मेंबर होते हैं, उन्हें समय पर वो पीठासीन अधिकारी बनते हैं। तो उनके जो ऑब्जर्वेशन है और जो पीछे फाइंडिंग है, जो पीछे दिक्कत हुई, उनके आधार पर ये नियम लाए गए हैं। और ये टोटली लोकसभा और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका अधिकार क्षेत्र है। इसमें सरकार ने कुछ किया है वो बिल्कुल गलत है। और ये नियम सब पे लागू होने वाले, हम पे भी लागू होने वाले हैं, दूसरों पे लागू होने वाले हैं। आप क्यों अपना दिवालियापन दिखाते हो? अरे आप जनता के मुद्दों पे बात करो, रखो, सरकार से चर्चा पर चर्चा करो। सरकार बहुत सारे काम के बिल अभी लाने वाली है, उसमें अपनी तैयारी करो और उस पर चर्चा पर चर्चा करो। क्यों आप उन अनगढ़ बातों पे समय वेस्ट करना चाहते हो जो सब पे लागू होने वाली है? और आपके लिए तो फायदा ही है। अब जो बच्चा बुद्धि जैसे जो शब्द यूज होते हैं, चलिए रहने दीजिए, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती है, तो बहुत बार हो चुकी है, 2 दिन से बहुत सुन रहे हैं विपक्ष। मैं दीपचंद जी, सवाल मेरा आपसे है कि क्या वाकई में इतने महान और इतने गहन और इतने विस्तृत राष्ट्रवादियों के बीच में आप अराजकता का माहौल पैदा कर दे रहे हैं? आपकी भी हिम्मत को प्रणाम है। आदरणीय चंद्रशेखर जी, मेरे भाई खेम जी ये भूल गए कि अभी तो उन्होंने बताना भूल गए कि अभी तो नई इंडिया की नई डिक्शनरी भी आनी बाकी है, शायद भूल गए हैं। और महात्मा गांधी की प्रतिमा क्या कहती है कि कोई कानून आपके अधिकार की रक्षा नहीं करता है तो उसका नैतिक कर्तव्य है कि उस सरकार की अवहेलना करना। और अभी मेरे भाई साहब ने बोला कि विपक्ष आवाज उठाता है, बिल्कुल आवाज उठाएगा। लोकतंत्र विपक्ष का काम, मैं इनको बता दूं काम क्या होता है कि सरकार की निगरानी करना। अब सरकार की निगरानी अगर आप करते हैं, आप महंगाई, आप 2014 में आए थे, बहुत हुई महंगाई की बात। अब की बार मोदी सरकार आप किसी प्रवक्ता के मुंह से महंगाई के सबका मैन्यू निकलता है, रोजगार पे बात नहीं करते हैं, नोटबंदी पे बात नहीं करते कि आज नोटबंदी करने से आम आदमी को क्या फायदा हुआ। बस इन्होंने एक ही रट्टा लगा रखा है खेमचंद जी ने, जी हमने मोदी सरकार ने वैक्सीन दी। अरे मेरे भाई, वैक्सीन पे आप भी अच्छी बात है, वो भारत सरकार का पैसा नहीं था, वो सरकार का जनता का टैक्स का पैसा था। दूसरी बात, आप ये बताइए, आपने नौकरियां कितनी दी? आप अगली पद पे क्या करने जा रहे हैं? आपने दूध, किताब, रबड़, खाना, आटा, घी पर 5% जीएसटी लगा दी, इसका आप बात नहीं करते, वो तो विपक्ष को पूछेगा ना। आप सिर्फ गुणगान गा रहे हैं मोदी जी के। मेरे को आदरणीय चंद्रशेखर जी, ये बड़ा सुखद विषय है कि आज जितने ही प्रवक्ता है वो मोदी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है कि मोदी इनके सब कुछ है। भगवान भी मोदी है और गुरु भी मोदी जी हो गए
लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जब 3 कानून आपने पिछले संसद में असंवैधानिक तरीके से पास किया था, तो किसानों ने आपसे क्या मांग की थी? किसानों ने आपसे यही मांग की थी, हमें जंतर मंतर पर आने दीजिए, रामलीला के मैदान में आने दीजिए। लेकिन आपने क्या करा किसानों के साथ? उनके ऊपर लाठीचार्ज करा। अरे भाई, आप कहाँ किसानों की बात कर रहे हैं? यहाँ सांसदों को नहीं आने दिया जा रहा है, आप कहाँ किसानों में? तो वही बता रहा हूँ चंद्रशेखर जी, वही बता रहा हूँ मैं। यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े वो खड़े हैं बाधक, और आप कह रहे हैं कि वहाँ किसानों को नहीं। आप क्या कहेंगे? राइट टू स्पीच क्या कहती है सांसदों के अंदर की? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 105(2) के अधिकार के ऊपर कोई भी सांसद किसी भी शब्द को बोल सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, और नहीं उस पर आप मुकदमा लगा सकते हो। लेकिन माननीय मोदी जी को कहीं ना कहीं जुमला जीवी, बल बुद्धि, बहरी सरकार, चोखड़ी, तड़ीपार, तानाशाह, दोहरा चरित्र, काला दिन, काम करना, इन जैसे शब्दों से बड़ी चिढ़ है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो लोकसभा चलती है तो सदन चीजों को डिसाइड करता है। बहुत से शब्द अमर्यादित होते हैं, अगर कुछ गलती से कोई बोल देता है तो ऐसा नहीं है, सदन में असंवैधानिक बंदे नहीं बैठे होते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि यार कोई चीज संधि है, कोई कौन सा सब ऐसा संधि है। ये लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक और प्रजातंत्र में विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना। लेकिन आज क्या हो रहा है? प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक दिन है, और आज काला दिन है लोकतंत्र के लिए। आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप सांसद जो सबसे देश की सबसे बड़ी पंचायत है सदन, जब वहां पर ही आप सांसदों को बोलने नहीं देंगे, भूख हड़ताल नहीं करने देंगे, सत्याग्रहण नहीं करने देंगे, तो भाई आप सांसद किस तरह तरीके से आवाज उठाएगा? सदन में आप बोलने नहीं देते हो, सड़क पे आप आवाज नहीं सुनते हो, तो आप बंदा जाए तो जाए कहाँ? आप बताइए, आप संसद के अंदर भी नहीं सुन रहे हो, रोड पे भी नहीं सुन रहे हो, तो चंद्रशेखर जी ये कहीं ना कहीं तानाशाही, अहंकार ये दिखाता है कि बिल्कुल ये अहंकारी सरकार है। ठीक है इंदुकान जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। इंदुकान जी, वो बिहार में स्कूल में एक टीचर को डांट रहे थे डीएम साहब कह रहे थे कि क्या कुर्ता पजामा पहना है, क्या आप कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी एक एसओपी तैनात कर दी जाए कि भाई इस एसओपी में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने? तो ये कौन बना रहे हैं इस तरह के कानून? कौन लोग बना रहे हैं ये? देखिए, वास्तव में जो विधायिका है, जैसे अभी इस मामले में राज्यसभा जो सर्कुलर जिसपे हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं आज, उसका स्वामी कौन होता है? उसका स्वामी उसके सदस्य। ये सर्कुलर आ गया बेशक, लेकिन इस सर्कुलर के खिलाफ इस पे चर्चा सदन जैसे ही प्रारंभ होगी, सदन के प्रारंभ होने के बाद इस पे चर्चा करके इसको वॉइस वोट से या बहुमत से इसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। आप जानते हैं संसद के पास इतने अधिकार होते हैं सदन के पास कि वो जो नियमावली है उस नियमावली में भी अमेंडमेंट स्वयं कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कानून है क्या? वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते हैं और अपने काम करने के प्रोसीडिंग तरीकों को वो खुद बदलते रहते हैं समय के अनुकूल। तो इसलिए विपक्ष को बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये जो सर्कुलर आया है ये निश्चित तौर पर जो उपसभापति हैं और सभापति हैं उनके संज्ञान के माध्यम से आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और उपसभापति और सभापति सरकार की इच्छा से बने हुए लोग हैं, तो इसमें विपक्ष की ये आशंका कि ये निश्चित तौर पर सरकार की सहमति या प्रेरणा से हो सकता है आए हों, ये वाजिब है। तो ऐसे में क्या जब उनका विरोध होगा इन बातों को लेकर के कि इस ढंग के प्रतिबंध न लगाए जाएं, तो उसकी सुनवाई सदन में होगी कि नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो लोकतांत्रिक मर्यादा और व्यवस्था है उसमें अगर विपक्ष इन बातों को पुरजोर ढंग से उठाएगा सदन के अंदर कि इस ढंग के सर्कुलर ला करके या इस ढंग के प्रतिबंध सर्कुलर के माध्यम से लगा करके कहीं न कहीं लोकतंत्र का या लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन किया जा रहा है, तो जनता सब देखती है। जनता जब ये देखेगी कि उनके माध्यम से चुने हुए सदस्य, उनके विधानसभाओं से भेजे गए राज्यसभा के सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या होगा? तो इसमें मैसेज विपक्ष के पक्ष में और सत्ता पक्ष के खिलाफ बहुत जबरदस्त ढंग से जाएगा। तो लिहाजा
अगर ऐसे सर्कुलर आए हैं जो लगता है कि अनवांटेड है, अनवारंटेड है या इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, तो उनकी चर्चा सदन में करनी चाहिए और निश्चित तौर पे की जाएगी। और एक बात और कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने देखा कि कल जब इसी तरह से लोकसभा के बारे में आया था कि शब्दों को की मर्यादा तय कर दी गई कि ये बोलना है, नहीं बोलना है, बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने स्वयं इस बात को, इस स्थिति को स्पष्ट किया कि कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये एक परंपरा है कि जो विलोपित शब्द होते हैं विभिन्न विधानसभाओं में और लोकसभा की कार्यवाही में भी उनकी एक सूची बना के जारी की जाती है, तो वो सूची जारी की गई है और किसी को रोक नहीं लगाया कि ये शब्द नहीं बोलना है। ये बताया गया है उन विलोपित शब्दों को जो अभी कह रहे थे अपने दीपचंद जी कि जो जब कार्यवाही चलती है विधानसभा की, विधानमंडल की या लोकसभा राज्यसभा की, तो कार्यवाही के दौरान किसी ऐसे शब्द का उपयोग होता है तो आप जानते हैं कि उनको एक्सपंज कर दिया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विलोपित करना। तो जब उसको विलोपित कर दिया जाता है तो वो सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। ऐसे ही विलोपित शब्दों की एक सूची बना करके लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से जारी की थी। उस पर रोक नहीं लगाया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रचार प्रसार हो गया कि ये रोक लगा दिया गया, एक तरह का गैग हो गया कि ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। उस पर भी इस मानसून सत्र में उस पर भी कानून आ रहा है, न्यूज वेबसाइट्स के रेगुलेटरी को लेकर भी कानून आ रहा है, विधेयक आ रहा है। हाँ वो तो ठीक है, देखिए उस पर बहस होगी और चर्चा होनी चाहिए। और आप देखें कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा के मामले में जब उनके खिलाफ सोशल मीडिया में एकदम हमलावर स्थिति बनी तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई इसकी कहीं न कहीं समीक्षा होनी चाहिए, कितना अधिकार होना चाहिए सोशल मीडिया में, कितना नहीं होना चाहिए, कुछ तो रेगुलेशन का सिस्टम होना चाहिए। तो वो तो ठीक है, उचित है कि रेगुलेशन फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। अधिकार उतना ही किसी को मिलना चाहिए जितना कि दूसरे के अधिकार में अपना घुस जाए, प्रवेश कर जाए। खेमचंद शर्मा जी, देखिए आपने सुना होगा इंदुकांत दीक्षित जी को, बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोई बात कभी किसी से प्रभावित होकर नहीं रखते हैं। जो उनको सुनाए उसी का जवाब आप मुझे दे दीजिए। देखिए इंदुकांत जी ने बड़े अच्छे तरीके से बात रखी है और संसदीय परंपरा में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिकमेंडेड होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिकमेंडेड नहीं होती। तो उसी के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। इसको टूल पकड़ना या इसको टूल देना या इसका राजनीति करना वो सही नहीं है। वो जो राजनीति कर रहे हैं उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है कि उनके पास कोई सार्थक मुद्दे नहीं है, वो जनता के पास जाते नहीं है, जनता से बात नहीं करते, वो देश में भ्रमण नहीं करते, वो अपने घर में एसी के रूम में बैठ के राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, ये आपके पास सिस्टम बहुत बढ़िया है कि आप देख लेते हैं। कमी है और वो ऐसी चीजों को टूल दे रहे हैं। अदरवाइज को टूल देने की जरूरत नहीं है, सब पे जाएगा। अगर गर्मी पड़ रही है तो सबको लगेगी, बारिश हो रही है तो सबको उसका इफेक्ट होगा। जनता जिता क्यों रही है उन लोगों को? जनता क्यों जिता रही है उन सांसदों को जो एसी कमरों में बैठ के जीत रहे हैं? ये जीत कैसे रहे हैं? तभी तो वो सरकार में नहीं है, कितने नंबर में जीते हैं। आने वाले समय में भी आप देखेंगे राज्यों में क्या हुआ है वो भी आपने देखा है। कब तक समाप्त कर देंगे आप विपक्ष को? कब तक समाप्त कर देंगे? 2024 तक या आगे कब तक? आप सही बात नहीं कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। अरे भाई कमाल करते हो आप, आपसे सवाल पूछे तो आप कहते हो सही बात नहीं करते हो। क्या करें बताइए? झंडा लेके भागे क्या? कैसी बात करते हो खेमचंद जी? झंडा लेना तो सब। अरे तो भाई, अरे भाई हम तिरंगा लेके भागेंगे, हम तिरंगा लेके भागेंगे, हम तिरंगा लेके भागते रहेंगे हमेशा। आपने झंडे की बात की, झंडे की बात करते हैं, हमेशा तिरंगा लेके भागेंगे। आपने कटाक्ष किया लेकिन आप खुद ही भूल गए। अब झंडे की बात नहीं, मैं झंडे की बात समझ रहा हूँ। आप अपने झंडे की बात, आपके झंडे की बात कर रहा हूँ तो अपना बोला नहीं। सुन लीजिए, मैं आपके झंडे की बात कर रहा हूँ। तिरंगा लेकर तो हम भाग ही रहे हैं और भागेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष को कब तक समाप्त कर देंगे? बताइए तो जरा, कब तक समाप्त कर देंगे विपक्ष को? हमारा काम यहाँ पे सार्थक काम करना है, हम किसी को समाप्त करने कहाँ कर रहे हैं सार्थक काम आप? के लिए आए, विकास के लिए। कहाँ वो जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनको धरना देने नहीं दिया जा रहा है। और फिर हमसे आप ये कह रहे हैं कि सवाल भी ना पूछें आपसे। भाई सवाल क्यों नहीं पूछेंगे आपसे? और आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे बताइए? सवाल पूछिए। हाँ, सार्थक हम क्यों? आपको लग रहा है ना निरर्थक है ये?
अरे हम किसी को खत्म करने के लिए क्यों बैठेंगे? आप कह रहे हैं, आपने कहा अभी आपने बयान दिया, गलत झूठ आप निकालिए। आपने नहीं कहा अभी कि एसी कमरों में बैठने वाले हार जाएंगे। मैंने कहा बात करेंगे, मैंने कहा जनता ने उनको रिजेक्ट करना शुरू किया है, इसीलिए उनके नंबर कम हुए हैं। अगर वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनको आशीर्वाद देगी, उनको इलेक्ट करेगी। अगर वो आपको क्या जरूरत है बताने की, वो तो चले जाएंगे भाई अपने आप, जनता नहीं चुनेगी। मैंने ये कब कहा कि हमारी पार्टी उनको खत्म करने जा रही? नहीं, हमारी पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया कुछ काम करने के लिए, हम वो काम कर रहे हैं, हम लगातार उसमें लगे हुए हैं। हम क्यों किसी को काम और खत्म करने में लगेंगे? हमारी वो रीति नहीं है, हमारी नीति। आप कहते हैं भाई कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, आप ही कहते हैं, और आपके नेता झूठे होंगे जो लोग कहते हैं। कौन नेता है आपके, बताइए जरा। कई नेता हैं आपके बीजेपी के जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, तो वो झूठे हैं क्या? कांग्रेस मुक्त अब फिर से वो कांग्रेस मुक्त भारत और किसी को खत्म कर देना, एक शब्द का उपयोग, किसी को समाप्त कर देना, खत्म कर देना, वो दोनों में बड़ा फर्क है। कांग्रेस मुक्त का मतलब एक जो विचारधारा, जो करप्शन की विचारधारा, जो फर्क पैदा हो गया इसी की तो फिक्र कर रहे हैं हम। ये जो फर्क पैदा हो गया इसी की फिक्र कर रहे हैं भाई हम। सबको मौका, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। व्यक्ति को भी सम्मान मिले, एक आम व्यक्ति को भी पद्मश्री मिले, और एक आम व्यक्ति को भी अवार्ड मिले, एक आम व्यक्ति की भी पहचान बने, तो उस बात को रखने को हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त का मतलब ये नहीं कि पार्टी एक व्यक्ति को खत्म करना चाहते हैं। मैं ले लूंगा जवाब इंदु कांत जी से, ले लूंगा जवाब। आपने जो कहा है मैं ले लूंगा जवाब इंदु कांत जी से। इंदु कांत जी विश्लेषण कर देंगे। हाँ, वो बैठे हैं इसीलिए विश्लेषण करवाने के लिए बैठा रखा है उनको, मैं करवा लूंगा विश्लेषण। दीपचंद राठौड़ जी, क्या लगता है कि आपका जो ये तेवर है यही रहेगा, और जो जनता की अपेक्षाएं वो ऐसे ही धराशायी होती रहेंगी विपक्ष से? सत्ता पक्ष के ऊपर आप तमाम आरोप लगाते हैं, सुन लीजिए भाई, सत्ता पक्ष के ऊपर आप तमाम आरोप लगाते हैं। कभी देखा विपक्ष ने अपने गिरेबान को झांक के, चाहे चुनाव राष्ट्रपति का हो, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात बेरोजगारी की हो, आप सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन करते हैं। आपकी ईडी में पेशी है तो आप सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जनता के लिए कितना सड़कों पर उतरते हैं? कभी देखा हमने कांग्रेस को इतना एकजुट होते हुए 8 सालों में? ये जवाब है जो आपको देने हैं, हमें नहीं देने, जनता पूछ रही है भाई आपसे। आधुनिक चंद्रशेखर जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, अभी खेमचंद जी भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस देश से मुक्त होने वाली। मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी मुक्त नहीं, बीजेपी कांग्रेस पार्टी से युक्त होती जा रही है। आपको जितने पता होगा, आज कांग्रेस पार्टी जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि इन्होंने ईडीआई सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाकर या सरकार को गिराकर वो आज जितने मंत्री है वो सारे कांग्रेस पार्टी के है। दूसरी बात, आपने जो बात की कि हम रोड पे नहीं दिखते और जनता हमारे पे भरोसा नहीं करती। आज चंद्रशेखर जी, जिस दिन जनता से ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो हिंदू और मुस्लिम की जो इन्होंने बंटवारा कर रखा है, कि मुसलमानों को ये दिखा रखा है कि तुम्हारे को हिंदू से डर है, और हिंदू को ये दिखा रखा है कि तुम्हें मुसलमान से डर है। जिस दिन देश की जनता ये समझ जाएगी, उस दिन कांग्रेस पार्टी का आना बिल्कुल तय है। लेकिन आज जितने भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वो आप देख लो, जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ सांप्रदायिक दंगे आज से 1 साल पहले हिंसा होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किसी भी मंत्री से लेकर संसद तक, माननीय मोदी जी से लेकर गृह मंत्री तक, वो भी एक शब्द नहीं बोलता। और दूसरी बात, अभी मेरे बड़े भाई साहब ने जो बात की थी नुपुर शर्मा पे, तो नुपुर शर्मा के कारण आज देखा हमने किस तरह देश को, हमारे भारत देश को खाड़ी देशों में नीचा देखना पड़ा। जब इसलिए अरे कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं आप? मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ आप जवाब नहीं दे रहे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी दूध की धुली होती और इतनी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती, तो आज सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं कहना पड़ता कि नुपुर शर्मा आए और टीवी में माफी मांगे। आज इनमें दम होना चाहिए कि उस लेडीज के पीछे सपोर्ट करके खड़ा होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन्होंने क्या करा, पार्टी ने उसको फिर मतलब भारी तत्व कहकर उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अरे तुम्हारे में दम होता किसी आदमी को निकालते, एक लेडीज के पीछे जो लेडीज आपकी एक पता नहीं क्या डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं आप, कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी जवाब। दीपचंद जी, मैं बताना चाहता हूँ आज, अरे भाई आपको बोलने से रोक दिया है, वहाँ धरने से रोक दिया है, आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। नुपुर शर्मा पर बोल रहे हैं, बेरोजगारी पर बोल रहे हैं, महंगाई पर बोल रहे हैं, जो बोलना है वहाँ नहीं बोल रहे हैं। डीजल और पेट्रोल
आज लोग ये क्यों नहीं समझ रहे, जब कांग्रेस की सरकार जब 440 रुपया सिलेंडर आता था तो उनको महंगा लग रहा था, और आज 1100 रुपया सिलेंडर लेने में भी जब देश की जनता को महंगा नहीं लग रहा। ये आपको समझना होगा, ये फर्क समझना होगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, मैंने आपको क्या कहा, लोगों के अंदर एक डर बैठा रखा है कि जब तक हम हैं तो आप सुरक्षित हो। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा मैं था आऊंगा आपके कि पास। हिंदू मुसलमान की राजनीति, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ही इनको बढ़ावा दे रही है, और कुछ नहीं है। ठीक और है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंसा के साथ चलती है। ये मतलब हिंसा प्रवृत्ति के लोग तो ये हैं। और हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे, हम तो महात्मा गांधी के ठीक है भाई, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन पर ठीक चलने है, वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। ये तो वो लोग हैं जो सावरकर को मानते हैं और गोडसे को मानते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। ठीक है हम भाई, उनसे क्या बहुत उम्मीद रखें? सारा आप तो ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। इंदुकांत जी देखिए, मैंने जो दीपचंद राठौर जी से सवाल पूछा, जो खेमचंद जी से पूछा, विपक्ष तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, 2 का पहाड़ा सुनाओ तो 1 से 100 तक की गिनती सुना देते हैं, 5 का पहाड़ा सुनाओ तो 1 से 100 तक की गिनती, इसमें देख लो, और 10 का पहाड़ा सुनाओ तो 1 से 100 तक की गिनती, इसमें से ढूंढ लो। और आप इनसे 50 का पहाड़ा पूछो तो भी 1 से 100 तक की गिनती, इसमें से देख लो। मैंने इनसे कितने सवाल पूछे, और जो खेमचंद जी ने कहा कि नहीं कह रहे थे वो कि वो धीरे धीरे विपक्ष सिमटता जा रहा है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि झूठ पूछ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। इंदुकांत जी देखिए, खेमचंद जी ने एक जो बात कही थी उसका थोड़ा सा शायद अन्यथा अर्थ हो गया, समझिए हम लोग के। उनका ये कहना था कि जो मैं समझ सका कि विपक्ष अपने काम कारगुजारी से खुद सिमटता जा रहा है। देखिए, कई मौकों पे आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि विपक्ष को कैसे चुनाव लड़ना है, अपने अस्तित्व की रक्षा करना है। क्या मैं उनको बताऊंगा? आप अभी दीपचंद जी इतनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जहां उनकी सरकारें हैं 2 राज्यों में अभी अपनी, एक राजस्थान में, दूसरा छत्तीसगढ़ में। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर कर एक मिस्टर शुक्ला थे, सीनियर जर्नलिस्ट, उनको पीटा, और उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखिए, पंजाब में इनकी सरकार थी, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला था उसको रोक दिया गया, और पुलिस वाले आपस में जो है सुरती खैनी खा रहे थे। तो ये ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। तो अब आप देखिए, वहां सत्ता से बाहर हो गए आप। महाराष्ट्र में आपकी अलायंस गवर्नमेंट चल रही थी, और शिवसेना के कार्यकर्ता के नाम पे उनके गुंडे जो थे वो अटैक कर रहे थे विधायकों के घरों पर, उनके ऑफिस तोड़ रहे थे, सीआरपीएफ की सिक्योरिटी देने के बाद भी तोड़ रहे थे। तो आपके यहाँ और कई जगहों पे बहस में और लोगों से हमने कहा कि आप ऐसा काम न करिए कि कल उसी के लिए आपको दुखी होना पड़े। आप कोर्ट में कांग्रेस के ही लोग लड़ रहे थे कि राष्ट्रद्रोह के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग रोका जाए, इस कानून को हटा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। और हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने पर नवनीत राणा पे राष्ट्रद्रोह का केस लगाकर जेल में ठोक दिया उसको। तो ये जो दोरंगी बातें हैं, जो 2 तरह की बात है, ये बड़ी बेमानी है। और आज आप बोलते हैं, जो करते हैं, कल आपको भुगतना पड़ता है। कहा जाता है ना कि बाप दादा का बोया हुआ बच्चों को, पोतो नातियों को काटना पड़ता है। इंदुकांत जी, कभी कभी देख के ये भी लगता है कि कभी विपक्ष जब जीवित था तब सत्ता मृतप्राय थी, और आज जब सत्ता जीवित है तो विपक्ष मृतप्राय है। नहीं लगता ये कभी कभी देख के आपको? ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक चीज तो आपके सामने नजर आएगी कि कितनी बार ये आरोप लगा कई पार्टियों पर। अधिकतर पार्टी हमारे देश में क्या है, परिवार बेस्ड है। आपने अगर ठीक से राजनीति नहीं की, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हुए, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारे जितने भी सर्वे थे और चीजें थी, उसमें समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के चांसेस थे, लेकिन अति आत्मविश्वास में, और कुछ न कुछ अच्छे काम जरूर रहे होंगे योगी जी के, कि वो भारी पड़ गए, और उनका अति आत्मविश्वास कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ, किसी के साथ अलायंस न करना, और लगा कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नॉन धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले हैं, हम इन्हीं को टिकट देंगे जनता के विरोध के बाद भी। ये जो प्रवृत्ति थी उसने उनको सड़क पे ला दिया कि आप विपक्ष की राजनीति ही फिर से ठीक से करो। मैं एक बात और जोड़ना चाहता था, जो महाराष्ट्र की बात कर रहा था। आज देखिए, आज एक बयान आया है उद्धव ठाकरे जी का
कि शिव सैनिकों पर किसी भी तरह का हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए, आज वो विपक्ष में थे, आगे कल सत्ता में थे। ये बड़ा आईना है राजनीतिक दलों के लिए और सभी के लिए कि देखिए, आज जो आप करेंगे कल उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। आज आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए, लेकिन इस देश में इमरजेंसी किसने लगाई थी? और तो और वो जब लगाई गई तो लोगों ने ये इसको साबित करने की कोशिश की वर्षों तक कि हमने उचित लगाया था, उसमें आवश्यक था। लेकिन ये एक आईना होता है आज के सत्ताधारी लोगों के लिए कि ठीक है, देखिए जैसे आपने चर्चा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मंच से कहा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। खेमचंद जी ने क्या कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को, जो विचारधारा करप्शन से जुड़ी थी, जो विचारधारा 1 रुपए में 15 पैसा जनता तक पहुंचाने से जुड़ी थी, उसको खत्म करना है। लेकिन इन दिस प्रोसेस क्या हुआ है कि वास्तव में इस देश की राजनीति कांग्रेस मुक्त होती जा रही है। अब इसकी चिंता खेमचंद जी को थोड़े करना है, इसकी चिंता तो दीपचंद जी को करना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि अगर वो जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, अगर वो वास्तव में राजनीति देश हित में, जनहित में कर रहे हैं, तो उनकी ये स्थिति ऐसे कैसे सिकुड़ती जा रही है। आप देखें कि शेर के मामले में संसद में बहस चल रही है और उसी दिन इनके नेता जो सब मुद्दों पे बात रखते हैं वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। अच्छा, मैं तो कई बार जब अकेले में बात करता हूँ, अलग से बात करता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, तो कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स कहते हैं कि हम लोग इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं। इसीलिए आप जानते हैं दीपचंद जी कि आपके यहाँ ग्रुप 23 बन गया। आज ही मनीष तिवारी जी का एक ट्वीट आया है कि अगर शेर को बांध कर रखोगे तो वो पिंजरा तोड़ के निकल जाएगा। अब इसको कमेंट लोग अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं। एक कमेंट तो कांग्रेस पे ही है, वो भी G23 के नेता है, उसका सीधा मायने है कि आपने शेर को बहुत दिनों तक पिंजरे में बांधने की कोशिश की, अब वो पिंजरा तोड़ के निकल पड़ा है। तो ये शेर क्या कांग्रेस है क्या? नहीं, वो शेर इस बात का प्रतीक है, इस ट्वीट से जो मीनिंग निकाली जा रही है कि आपने बहुत दिनों तक एक मुस्लिम परिस्थ राजनीति की, देश के हित की बात या देश नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स न करके, जो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि पहला हक जो है यहाँ पे अल्पसंख्यकों का है, तो अब शेर उससे बाहर निकल आया है। लेकिन उन्होंने ऐसा ट्वीट किया कि आप उसका जैसा चाहे अर्थ निकाल सकते हैं। दीपचंद जी बताएंगे वो क्या अर्थ इसका समझते हैं। लेकिन जी क्या अर्थ समझते हैं, बताइए आप जरा। इससे मेरा तो एक मानना यह भी मेरे बड़े भाई ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारी अलायंस की सरकार थी, बिल्कुल थी, वो गिर गई। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब महाराष्ट्र की सरकार गिराना क्या ये शॉर्टकट नहीं है क्या? गोवा, मणिपुर के अंदर हमारी सरकार बनने वाली थी, उससे पहले इन्होंने सरकार गिराई और खरीद फरोख्त करके ईडीआई सीबीआई का डर दिखाकर ये कौन सी राजनीति चमकाना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं कि 2014 से पहले 14 लाख करोड़ का कर्जा था और आज कितना है? 2014 के बाद 78 लाख करोड़ का कर्जा आ चुका। तो आप बताइए ये शेर कौन सा शेर है? आने वाले टाइम में यही शेर श्रीलंका बना देगा इस भारत को। ये समझना होगा हम लोगों को, ये शेर नहीं है। ये सारी चीजें संपत्ति बेच रहा है और हम बैठे हुए देख रहे हैं और हम वाहवाही लूट रहे हैं कि भाई मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई काम अच्छा होता है, चाहे कांग्रेस ने कहा चाहे बीजेपी कोई भी काम करे, मैं निंदा करता हूँ। आपने जैसे कहा कि पत्रकार में हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार और पत्रकारों के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगता हूँ। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा, जिस तरह आज माननीय मोदी जी हर चीज संपत्ति को बेचे जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे तो चलो उम्र निकल चुकी है, जो आने वाली जो पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी? सबसे बड़ा भविष्य उनका है। हमने और आपने तो जिंदगी निकाल चुकी है। हेमचंद जी जवाब दीजिए, जो अग्निपथ है वो 4 साल के बाद क्या करेगा? वो बॉडीगार्ड बनेगा आपके वहां पर संसद में आकर या झाड़ू काटेगा रोड पे आकर? इसका जवाब दे दीजिए आप। वो शेर अगर आपको अच्छा लगता है तो शेर आपको मुबारक हो, हमें ऐसा शेर नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा उसका विरोध करती आ रही है, देश की गलत नीतियों को लागू कर रहे हैं और कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसी गलत नीति नहीं लागू करी है। आज आप देख ले 8 साल में 78 लाख करोड़ का कर्जा तो माननीय मोदी जी की देन हो चुका है और आप बोल रहे हो कि ऐसा शेर जो खुले में हमारी वाहवाही लूट रहा है। चीन, अगर आप इतना ही शेर हो तो चीन हमारी भारत की सीमा पर आकर पुल बना दिया तो ये शेर क्यों नहीं बोलता? 56 इंच का चौड़ा सीना का कहाँ चला जाता उस टाइम? मैं इंदुकान जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात है
कि फूलो देवी नेताओं को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया जाता है और मानसून सत्र में उनको ये माना जाता है कि इन्होंने हंगामा किया था और शीतकालीन सत्र में उनको निकाल दिया जाता है, निलंबित सांसदों में नाम होता है। तो ये ठीक है क्या? आप जवाब दे दीजिए, लेकिन ये भी जवाब दे दीजिएगा। हमसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल। अब देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता था, जो इंटरव्यू करना चाहता था कि देखिए, जिस तरह की बातें अभी दीपचंद जी कह रहे थे, आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब शिवसेना के लोग अटैक कर रहे थे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, उस समय आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आप मौन रहे। इसी तरह से लेकर वो असम चले जाते हैं, तो असम में उनको सरकार वहाँ असम में बनानी चाहिए कि महाराष्ट्र में बनानी चाहिए, लेकिन कौन गया? सबको पता था कि पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। रात में वो सूरत में होते हैं, फिर वो असम चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना मतलब है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, ये आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के मतलब सपोर्ट की वजह से ये सरकार गिरी है। क्योंकि सरकार इसलिए गिरी है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव वो भी कहीं बहुत अहम कारण है, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र सरकार से भी आता है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा। दीपचंद जी, जब चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, तो लोगों ने वोट किसको सरकार बनाने के लिए दिया था? ये विचार का विषय है, इस पे आप विचार करिएगा। लोगों ने वोट दे दिया था सरकार बनाने के लिए, क्या कांग्रेस और एनसीपी को? इसी तरह कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे तो लोगों ने वोट किसको दिया था? ये देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसी स्थिति दीपचंद जी हो गई है कि सभी जगह इस ढंग की स्थितियां दिख रही हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। तो जो जनता का मत है, उस मतादेश के खिलाफ जाके जो सरकार बनाई जाएगी, तो उसको गिराने पर लोगों में संघर्ष होना चाहिए, लोगों में विरोध होना चाहिए। श्रीलंका में आप देख रहे हैं, जो आप उदाहरण दे रहे थे। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि आप जितने मुद्दे कह रहे हैं कि 14 लाख करोड़ का था कर्जा, 78 लाख हो गया, तो आखिर क्या कारण है कि जनता को आप ये बात समझा नहीं पा रहे हैं? जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है? चुनाव दर चुनाव आपसे जनता पीछे हटती जा रही है। कहीं न कहीं उसे या तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर असंदिग्ध श्रद्धा हो गई है, विश्वास है, और आपके नेतृत्व पर श्रद्धा नहीं है। इस पे भी आपको विचार करना पड़ेगा। और एक जो सवाल चंद्रशेखर जी ने हमसे पूछा था, देखिए चंद्रशेखर जी, किसी को आज अगर सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिलता है तो इसका कहीं मायने ये नहीं है कि धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। एक दूसरा, कल उससे गलती नहीं हो सकती है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ, इससे दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने जाने की जो प्रक्रिया है, मैं देखता हूँ कई विधानसभाओं में, संसद में भी, क्या वो भी पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है पद्म अवार्ड देने के? तुम इस बार हमारे सांसद को दे दो, अगली बार मैं तुम्हारे सांसद को दे दूं। ये परंपरा टूटनी चाहिए और सचमुच जो आदर्श सांसद हो, आदर्श विधायक हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ सांसद विधायक का पुरस्कार देना चाहिए। एक प्रश्न इस पे उठता है। कई जगह ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं जो आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी। दूसरा, अगर ऐसे आचरण, अच्छा आचरण करने के आधार पर आपने पुरस्कार दिया तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करते समय उस पुरस्कार का कुछ न कुछ प्रभाव आपको दिखना चाहिए। बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। इंदुकान दीक्षित जी, दीपचंद राठौर जी, खेमचंद शर्मा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जिस लोकतंत्र की विपक्ष दुहाई दे रहा है, उस लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने में विपक्ष नाकाम भी दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में लोकतंत्र का झंडा कैसे लेकर विपक्ष आगे बढ़ेगा और कैसे इन आदेशों के विपरीत जनता की जो बात है उसको कहीं सदन तक पहुंचाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसका हल कैसे निकलेगा, ये विपक्ष को ही खोजना है। अब देखते हैं कि विपक्ष इस हल को कैसे खोजता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।